हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस। ये जो एग्जाम है दोस्तों आपका 6 अक्टूबर का होने वाला है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों क्लास 10th का है ना। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिएगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए दोस्तों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, समय आपका 1 घंटा रहता है और पूर्णांक जो है दोस्तों आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 1 मार्क्स पर रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका ऑप्शन है गांव में स्वशासन स्थापित करना, बी है दोस्तों केंद्र सरकार को सशक्त बनना है ना बनाना, और सी में उद्योगों का विकास करना, और डी में शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, गांव में स्वशासन स्थापित करना। ठीक है ना, पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और सेकंड में है दोस्तों किस क्रांति को जन क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 1815 की वियना कांग्रेस, बी में 1871 का जर्मन एकीकरण, 89 की फ्रांसीसी क्रांति, और डी में है दोस्तों 1848 की क्रांति। इसका आंसर, दूसरा का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए दोस्तों कि दूसरा का आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों जल विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा उपयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत है कोयला है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 में आपका है दोस्तों सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है दोस्तों खेती का विस्तार, उद्योग लगाना, लकड़ी का निर्यात, स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करना। ठीक है, सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 में देख लीजिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए 1920, 1905, 1885 और 1942। तो कब हुआ दोस्तों, तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 में है दोस्तों सत्ता की साझेदारी का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, बी में है भारत का संघवाद, सी में है तानाशाही शासन, और डी में है आपातकाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, भारत का संघवाद। ठीक है, ये जो है सत्ता की साझेदारी का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आपका जो एग्जाम है 6 ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लेकिन 4 मोस्ट इंपोर्टेंट और ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर देख लीजिए क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों। तो देख लीजिए 14 नवंबर 1948, 2 अक्टूबर 1952, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट कीजिए कि हमारा देश कब आजाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए, यही ऑप्शन में से उसका आंसर दिया हुआ है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विकास को किससे मापा जा सकता है। तो आय, शिक्षा और स्वास्थ्य से दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वां का। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। खेल खेलना नहीं दोस्तों, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना भी नहीं है, वस्त्र बनाना हाँ ये हो सकता है, यात्रा करना ये भी नहीं। देखिए दोस्तों वस्त्र बनना जो है ना ये आपका आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए क्या है दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, भारत में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। ठीक है, ये दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, देख लीजिए उत्तर क्या है। पहला पॉइंट दोस्तों राजस्थान में जोहड़ और बावड़ी। ठीक है, दूसरा में महाराष्ट्र में देख लीजिए बांध, तमिलनाडु में एरी जो कि तालाब है तालाब। ठीक है, और 4 में देख लीजिए उत्तराखंड एवं हिमालय क्षेत्रों में गुल और कुल्ह। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका
हो गया पहला का आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में है दोस्तों, कोयले को ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट में आपका है दोस्तों, कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊर्जा स्रोत है। ठीक है दोस्तों। सेकंड है, बिजली उत्पादन, लोहा, इस्पात और अन्य उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट ही रहेगा। कोयले को ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है, तो 2 ही पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है ना 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो ज्यादा लिखने की उत्तर जरूरत आपको नहीं है। अब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों, ये आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख परिणाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, 3 प्रमुख परिणाम को लिखना है। तो उत्तर को देख लीजिए दोस्तों। पहला है, फ्रांस में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फैली। और तीसरा देख लीजिए, यूरोप और विश्व में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। ये 3 जो है ना आपका क्या है, मुख्य परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 4 को। अब 4 में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व था? तो देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व था दोस्तों, उत्तर को देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तीसरा है, इससे राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई और जनता बड़े पैमाने पर आंदोलन से जुड़ी। ठीक है, तो दोस्तों आपका 3 पॉइंट हम बता दिए, है ना। स्वदेशी आंदोलन का महत्व हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण से भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताइए। ठीक है दोस्तों, तो पहले देख लीजिए सकारात्मक प्रभाव। पहला पॉइंट देख लीजिए क्या है, नई तकनीक और विचारों का आदान प्रदान हुआ। दूसरा देख लीजिए, भारतीय कला, योग और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिली। ठीक है, तीसरा देख लीजिए क्या है दोस्तों, विभिन्न देशों की संस्कृति से परिचय बढ़ा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका सकारात्मक प्रभाव, है ना, सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत आया। अब देख लीजिए नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या दिया है। पहला पॉइंट है दोस्तों, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। दूसरा दोस्तों आपका है, पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज और पहनावे पर असर पड़ा। और तीसरा है, स्थानीय भाषाओं और परंपराओं का महत्व घटने लगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका नकारात्मक प्रभाव हो गया, है ना। तो हम लोग देख लिए सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड और आज का सब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन। क्या है कि भारत में संघवाद की मुख्य विशेषता बताइए, है ना। भारत में संघवाद की मुख्य विशेषता बताना है। देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है, भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में किया गया है। ठीक है, सेकेंड है दोस्तों, संविधान में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, पता होगा दोस्तों। और तीसरा देख लीजिए, दोनों स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है, दोस्तों ये आपका हो गया। देख लीजिए 4 पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय संघीय ढांचे की रक्षा करता है ना। 5 पॉइंट देख लीजिए, राज्यों को अपनी संस्कृति और भाषा के विकास की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, मंथली टेस्ट, जो कि आपका 6 अक्टूबर 2025, है ना। ये दोस्तों आपका 6 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है एसएसटी का। अब देखिए दोस्तों, आपका एसे 1 यानी अर्धवार्षिक भी जो है 8 तारीख से है। तो देखते हैं मंथली टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका ये केवल मंथली टेस्ट के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, आपके साथ साथ मेन बोर्ड, है ना, जो आपका फाइनल बोर्ड होगा उसके उसके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, भले मंथली टेस्ट हो या नहीं हो, है ना, अगर होगा तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।